वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 158 काला खून। अब तक बेला ने अंत में गहरी सांस लेकर खुद से कहा, अब यही आखिरी रास्ता बचा है, इसे भी ट्राई करके देख ही लेती हूँ, क्या पता इससे काम बन जाए। बेला ने अपने होठों के बीच मेडिसिन फंसाई। उसने कार्तिक की तरफ देखा, जिसका हैंडसम चेहरा पीला पड़ चुका था। अब आगे बेला ने कार्तिक के होठों को अपनी 2 उंगली की मदद से खोला और फिर उसने झुककर अपने होठ कार्तिक के होठों पर रख दिया। थोड़ी देर बाद बेला पीछे हटी। उसका पूरा मुंह कड़वा हो चुका था। बेला ने जल्दी से अपने मुंह में पानी भरा और माउथ टू माउथ ही कार्तिक को पानी पिलाया, ताकि मेडिसिन कार्तिक के गले से नीचे उतर जाए। कार्तिक ने दबा तो निगल लिया था, मगर उसके मुंह के चारों तरफ पानी फैल गया था। बेला ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कभी नहीं सोचा था वो कार्तिक को ऐसी किसी कंडीशन में भी देखेगी। बेला ने टिश्यू पेपर से कार्तिक का मुंह क्लीन किया, फिर वो उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ मिनट बाद बेला वापस कमरे में आई। उसने एक बोल में पानी और छोटा सफेद टॉवल ले रखा था। बेला बेड पर कार्तिक के बगल में बैठ गई। उसने कार्तिक को देखा, जिसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उभरने लगी थी। बेला ने कार्तिक का टेम्परेचर चेक किया, जो धीरे धीरे डाउन हो रहा था। बेला ने राहत की सांस ली। कार्तिक का फीवर कम हो रहा था। हालांकि कार्तिक को अब भी थोड़ा बहुत फीवर था, इसीलिए उसने डॉक्टर वैद्य के इंस्ट्रक्शंस को नजरअंदाज नहीं किया। बेला ने ठंडे पानी में टॉवल भिगोकर कार्तिक के माथे और चेस्ट पर फिसल रहे पसीने की बूंदों को साफ किया। फिर वो रुक रुक कार्तिक के माथे पर ठंडी पट्टी डालने लगी। जब तक डॉक्टर वैद्य आया, तब तक कार्तिक का टेम्परेचर पूरी तरफ नॉर्मल हो चुका था। हालांकि उसका हैंडसम चेहरा अब भी थोड़ा फीका और पीला नजर आ रहा था, और उसने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। डॉक्टर वैद्य ने कहा, फिलहाल चेयरमैन बिल्कुल ठीक है, शायद दवाई का असर हो रहा है। आप जरा मेरे साथ बाहर आइए, मुझे आपको रिपोर्ट्स के बारे में कुछ और बातें भी बतानी है। बेला ने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद बेला और डॉक्टर वैद्य लिविंग एरिया में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। बेला ने पानी पीकर ग्लास नीचे रखा और कहा, मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ, एक भी बात मिस नहीं होनी चाहिए। मुझे कार्तिक के हेल्थ से रिलेटेड सारी बातें जाननी है। डॉक्टर वैद्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने सफेद कोट के पॉकेट से एक छोटा सा कांच का बोतल निकाला, जिसके अंदर ब्लैक लिक्विड जैसा कुछ था। डॉक्टर वैद्य ने बेला को बोतल दिखाते हुए कहा, क्या आप जानती है ये क्या है? बेला ने जवाब में अपना सर नामे हिला दिया। वो नहीं जानती थी वो ब्लैक लिक्विड क्या था। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। डॉक्टर वैद्य ने कहा, ब्लड, ये चेयरमैन का ब्लड है। डॉक्टर वैद्य की बात सुनते ही बेला के माथे पर काली धारियां उभर आई। उसने हैरान नजरों से उस शीशी को देखा, जो डॉक्टर वैद्य ने उसके सामने कॉफी टेबल पर रख दिया था। बेला ने शीशी उठाते हुए कहा, इसका रंग काला क्यों है? ब्लड तो लाल होता है ना, ये काला क्यों है? क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे डॉक्टर वैद्य? डॉक्टर वैद्य तुरंत सफाई देते हुए बोला, मैडम, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में मजाक करने का मैं सोच भी नहीं सकता। इस बोतल के अंदर सच में ब्लड है, और ये ब्लड किसी और का नहीं, चेयरमैन का है। मैंने टेस्ट के लिए चेयरमैन का जो ब्लड सैंपल लिया था, वो पहले नॉर्मल ब्लड की तरह ही रेड था, मगर थोड़ी देर बाद ये ब्लड खुद ब खुद काला हो गया। टेस्ट के बाद मुझे पता चला ऐसा उसी रेडिएशन की वजह से हुआ है, जो चेयरमैन की बॉडी में है। मैडम, क्या आपको किसी ऐसे हादसे के बारे में याद है जो इन दिनों में हुआ हो? कोई ब्लास्ट, कोई अटैक, कोई हादसा, कुछ भी अजीब? डॉक्टर वैद्य की बात सुनकर बेला ने गौर से बीते दिनों के बारे में सब कुछ सोचा, मगर उसे कुछ अजीब याद नहीं आया। समीरा का मैटर सेटल होने के बाद उनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। सिर्फ वो ल्यूनफॉस्ट पॉइजन वाला हादसा हुआ था, मगर वो भी बेला और आदित्य के साथ हुआ था। कार्तिक के साथ बीते दिन में कुछ भी नहीं हुआ था। बेला ने कहा, नहीं, जहां तक मुझे पता है उसके मुताबिक कार्तिक के साथ बीते दिनों में कुछ भी अजीब नहीं हुआ है, और अटैक और हादसे की तो बात ही छोड़ दो। डॉक्टर वैद्य ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आप सही कह रही है।
कौन ही बेवकूफ चेयरमैन पर अटैक करने की हिम्मत करेगा। किसे अपनी जान प्यारी नहीं है, मगर फिर सोचने वाली बात है, चेयरमैन की बॉडी में वो रेडिएशन इफेक्ट आया तो आया कैसे। मुझे पक्का यकीन है चेयरमैन इस बारे में पहले से ही जानते हैं। आपको एक बार उनसे इस बारे में पूछना चाहिए, मैडम। डॉक्टर वैद्य की बात सुनकर बेला ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। बेशक कार्तिक को उस रेडिएशन के बारे में पता था, वो जानती थी। कार्तिक सब चीजों से परिचित है, बस वो उसे कुछ बताना नहीं चाहता है। वो उसके सवालों को टाल देता, ज्यादा पूछने पर चुप्पी साध लेता है या फिर बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है। ज्यादा कुछ ना होने पर वो उसके साथ फ्लर्ट ही करने लगता है। भला ऐसे में वो कैसे उससे सच का पता लगाए। कर्लर्स बेडरूम। कार्तिक ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जिसके कोने अब भी हल्के हल्के लाल थे। कार्तिक ने वॉल क्लॉक में टाइम देखा, रात के 2:30 बज रहे थे। कार्तिक ने कमरे में चारों तरफ अपनी नजर घुमाई, वो बेला को ढूंढ रहा था। अचानक इसी बीच कार्तिक की नजर सूर्यांश पर गई, जो घुटनों के बल सिर झुकाए उसके पैरों के पास फर्श पर बैठा हुआ था। कार्तिक ने धीरे से उठते हुए पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो तुम। सूर्यांश ने सर उठाकर कहा, मेरे मालिक, आप ठीक नहीं हो, आप कमजोर पड़ रहे हो। ये ठीक नहीं है, सब खत्म हो जाएगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। कार्तिक ने अपने पीठ पीछे पिलो एडजस्ट करते हुए बिना भाव के सूर्यांश को देखा, जिसका आधा से ज्यादा हाथ काले धुएं में बदल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो सूर्यांश कभी भी पूरी तरह काले धुएं में बदलकर इस दुनिया से गायब हो जाएगा। कार्तिक की नीली आंखें एकदम से डार्क हो गई। उसने दूर कॉफी टेबल पर रखे चाकू की तरफ देखा। अगले ही पल चाकू कार्तिक के हाथों में था और सूर्यांश हिचकिचाती नजरों से कार्तिक को देख रहा था। कार्तिक ने चाकू से अपने बाएं हाथ के बीचों बीच कट लगाया। खून की पतली धारा उसके हाथ से निकलकर बोतल में गिरने लगी। बोतल भर जाने के बाद कार्तिक ने अपने जख्मी हाथ पर रुमाल डालकर ब्लीडिंग रोका, फिर उसने ढक्कन बंद करके बोतल सूर्यांश की तरफ उछाल दिया। लाल खून से भरा बोतल सीधा सूर्यांश के गोद में जा गिरा, जिसे देखकर सूर्यांश के आंखों में चमक आ गई। पलक झपकते ही उस खून का रंग बदला और कार्तिक का लाल खून स्याही के समान काला हो गया। कार्तिक ने रुमाल से अपना हाथ साफ करते हुए कहा, अब जाओ यहाँ से। सूर्यांश धीरे से उठा, उसके दोनों हाथ काले धुएं में बदल चुके थे। हाथों से बोतल पकड़ पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था, इसीलिए उसने अपने बाजू में बोतल दबा लिया था। सूर्यांश सर झुकाकर अपने कदम पीछे लेने लगा और देखते ही देखते वो काले धुएं में बदलकर कहीं गायब हो गया। बालकनी में छिपकर खड़ी नीली परछाई ना जाने कब से कार्तिक और सूर्यांश को देख रही थी। सूर्यांश के वहां से जाते ही उस नीली परछाई के आंखों में नीली चमक आ गई, जिसमें हैरानी साफ देखी जा सकती थी। नीली परछाई हैरत में खुद से बोला, असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है। सम्राट सूर्यांश यहाँ कैसे आ सकते हैं और वो इस आदमी के सामने घुटने क्यों टेक रहे थे। वो तो कालकूप के सम्राट है, शौर्य सम्राट। उन्हें किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं थी, दुनिया उनके सामने घुटने टेकती है। यह आदमी आखिर है कौन। क्या इसने कालकूप को जीत लिया है। नहीं, जो काम अब तक खुद देवता नहीं कर पाए, वो ये साधारण आदमी कैसे कर सकता है। ना ना ना, गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। यह आदमी, मुझे जल्द से जल्द सम्राट को इसके बारे में बताना होगा। यह किसको क्या बताने की सोच रहे हो तुम। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, जिसे सुनकर नीली परछाई जल्दी से पलटा। पीछे मुस्कुराता हुआ सूर्यांश खड़ा था। उसके हाथ ठीक हो चुके थे और उसने दाएं हाथ में वो बोतल पकड़ रखा था, जिसके अंदर कार्तिक का खून था। हालांकि बोतल का आधा खून खत्म हो चुका था। सूर्यांश को देखते ही नीली परछाई ने 2 कदम पीछे ले लिया। उसके आसपास मौजूद नीली आभा सुरक्षात्मक रूप से मजबूत हो गई थी, मानो उसके सामने कोई बहुत बड़ा खतरा आ खड़ा हुआ हो। सूर्यांश ने बोतल अपने मुंह से लगाते हुए खून का एक घूंट पिया, फिर उसने मुस्कुराते हुए उस नीली परछाई को ऊपर से नीचे तक देखा। नीली परछाई तुरंत घुटने के बल बैठते हुए बोला, शौर्य सम्राट को ओजस का नमन। मैं पिछले महीने ही यहाँ आया हूँ, मेरा कोई गलत। सूर्यांश ने ओजस की बात काटते हुए कहा, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा तुम कौन हो और कब यहाँ आए हो। मैंने पूछा तुम किसको क्या बताने की सोच रहे हो। सूर्यांश का सवाल सुनकर ओजस घबरा गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। ओजस ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, आपकी मौजूदगी महसूस हुई तो आपसे मिलने यहाँ से आ गया। क्या अब मैं जा। सूर्यांश ने फिर से ओजस की बात काटते हुए कहा, झूठ, तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की।
तुम्हारे अंदर सच में बहुत ज्यादा साहस है। क्या मुझसे झूठ बोलने का परिणाम भूल गए हो तुम लोग? सूर्यांश की बात सुनते ही ओजस अपना सर तेजी से ना में हिलाने लगा। खौफ उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। आखिर वे कैसे कालकूप के उस क्रूर सम्राट से झूठ भूलने की सजा भूल सकता था? सूर्यांश ने ओजस की प्रतिक्रिया देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी, जो शैतानियत से भरी हुई थी। सूर्यांश ओजस के करीब आकर बोला, जल जाओ, जलकर राख बन जाओ और धुआं में विलीन हो जाओ। सूर्यांश की बात सुनते ही ओजस उसका पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं शौर्य सम्राट, नहीं, पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। मैं आगे से आपको कभी अपनी शकल भी नहीं दिखाऊंगा। एक मौका, बस एक मौका दे दीजिए। सूर्यांश के ऊपर ओजस के किसी भी बात का असर नहीं हुआ। वो तिरछी मुस्कान के साथ ओजस को देख रहा था, जिसके शरीर में उसके कहे मुताबिक अपने आप ही आग लगने लगा था। पलक झपकते ही ओजस का पूरा शरीर आग में झुलसने लगा। ओजस चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, मगर सूर्यांश के ऊपर किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। उल्टा जलते हुए ओजस को देखकर सूर्यांश के होठों पर सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। देखते ही देखते ओजस जलकर राख में बदल गया और उसका राख हवा के एक झोंके के साथ कहीं गायब हो गया। सूर्यांश ने एक नजर खिड़की से कार्तिक की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए बेड पर लेटा हुआ था। सूर्यांश पलटा और काले धुएं में बदलकर हवा में कहीं गायब हो गया। कर्लर्स बेडरूम। डॉक्टर वैद्य के जाने के बाद बेला वापस कमरे में आई। कार्तिक आंखें बंद किए खामोशी से बेड पर लेटा हुआ था। बेला ने सबसे पहले कार्तिक का टेम्परेचर चेक किया। उसी वक्त कार्तिक ने अपनी आंखें खोल दी। बेला ने उसका माथा टटोलते हुए कहा, नींद खुल गई तुम्हारी, अब कैसा महसूस हो रहा है? मैं ठीक हूँ, कहाँ गई थी तुम? मैं बाहर ही थी, डॉक्टर वैद्य आया हुआ था, उसी से तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। बहुत फीवर हो गया था तुम्हें, पर अब फीवर उतर चुका है। कुछ खाओगे तुम? खिचड़ी बना दूं? भूख लगी होगी ना तुम्हें? खिचड़ी? कौन बनाएगा खिचड़ी इस वक्त? सर्वेंट्स तो क्वार्टर जा चुके होंगे। मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैंने इंटरनेट पर देखा है। खिचड़ी बनना उतना भी मुश्किल नहीं है। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने उसे देखते हुए अपनी पलकें झपकाई। बेला उसे लेकर अब भी बहुत ज्यादा चिंतित थी। उसे पता था, फीवर खत्म होने के बाद कार्तिक को भूख लगी होगी। भले ही उसका और किचन का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं था, मगर कार्तिक के लिए वो कोशिश कर सकती थी। कार्तिक ने अपने बगल में बेड पर थपथपाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है वाइफी, मुझे भूख नहीं लगी, आकर सो जाओ, अभी 2:30 बजे है। बेला ने जवाब में कहा, नहीं, डॉक्टर वैद्य ने कहा था उठने के बाद मैं तुम्हें कुछ खिला दूं। तुम यही रहो, मैं जाकर किचन में देखती हूँ, अगर कुछ हेल्थी खाने को हुआ तो। कार्तिक जानता था बेला खिचड़ी नहीं बना पाएगी। उसने उसे रोकने की कोशिश भी की, मगर बेला उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगी। 2 कदम चलने के बाद ही बेला की नजर नाइट स्टैंड पर रखे पानी के बोल पर गई, जिसमें लाल पानी था। बेला की आईब्रोज एकदम से आपस में जुड़ गई। उसने करीब से बोल और बोल में रखे टॉवल को चेक किया, जिसमें ताजा खून लगा हुआ था। बेला ने पलटकर पूछा, कार्तिक, ये तुम्हारा ही ब्लड है ना? तुम्हें फिर से माउथ ब्लीडिंग हुई? कार्तिक ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप बेला को अपना वो हाथ दिखा दिया, जिस पर कट का निशान था। हालांकि ब्लीडिंग बंद हो चुकी थी, मगर जख्म गहरे थे। बेला ने हैरानी से उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, ये कैसे हुआ? तुम्हें इतनी गहरी चोट कैसे आई? थोड़ी देर पहले तक तो ये नहीं था। क्या मेरे जाने के बाद कोई? कार्तिक ने बेला की बात काटते हुए उसकी कलाई पकड़ अपने करीब खींच लिया। बेला सीधा कार्तिक के ऊपर जा गिरी। खुद को संभालने के लिए उसने कार्तिक के कंधों पर अपना दोनों हाथ टिका रखा था। वो बहुत कुछ पूछना और बोलना चाहती थी, मगर कार्तिक ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। कार्तिक ने धीमे स्वर में कहा, वाइफी, मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मैं फिलहाल तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने उसे घूरा। उसके हाथों की पकड़ कार्तिक के कंधों पर कस गई थी। बेला ने कुछ क्षण रुक कर कहा, कार्तिक, अगर फ्यूचर में कभी हमारा डाइवोर्स हुआ तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मगर यदि तुमने मुझे विधवा बनाया तो मैं पक्का दूसरी शादी कर लूंगी। बेला की बात सुनकर कार्तिक के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने बेला के गाल पर किस करके कहा, मैं नहीं मरूंगा। बेला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठी। उसने ड्रॉर से मेडिकल किट निकाला और फिर वो कार्तिक के जख्मों को डिसइंफेक्टेंट से साफ करने लगी। आगे क्या होगा? कौन था ओजस?
कौन है सूर्यांश? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 159 डैड। अब तक कार्तिक की बात सुनकर बेला ने उसे घूरा। उसके हाथों की पकड़ कार्तिक के कंधों पर कस गई थी। बेला ने कुछ क्षण रुक कर कहा, कार्तिक, अगर फ्यूचर में कभी हमारा डाइवोर्स हुआ तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मगर यदि तुमने मुझे विधवा बनाया तो मैं पक्का दूसरी शादी कर लूंगी। अब आगे। बेला की बात सुनकर कार्तिक के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने बेला के गाल पर किस करके कहा, मैं नहीं मरूंगा। बेला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठी। उसने ड्रॉर से मेडिकल किट निकाला और फिर वो कार्तिक के जख्मों को डिसइंफेक्टेंट से साफ करने लगी। कार्तिक चुपचाप उसे सब कुछ करते हुए प्यार से देख रहा था। वो जानता था, अगर बेला की जगह वो खुद होता तो इतना शांत नहीं होता जितना बेला थी। बेला ने अच्छे से कार्तिक के हाथों पर बैंडेज किया, फिर वो बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। जाते वक्त उसने का पानी बोल और टॉवल उठा लिया था। पानी का रंग बदलकर लाल से काला हो चुका था और टॉवल पर लगे खून का रंग भी बदलकर काला हो चुका था। कार्तिक ने बंद दरवाजे को देखा, फिर उसने पिलो से सिर टिका अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद बेला किचन में थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया था। उसे जरूरत ही पड़ी थी। बचपन से ही उसके पास दुनिया के बेस्ट शेफ थे और एक दो बार उसने बनाने की कोशिश भी की थी तो किचन में भूचाल आ गया था। बेला ने धीरे से अपना माथा मसलते हुए कहा, टीनेज में कुकिंग क्लास ले लेनी चाहिए थी। अंकल ने सही कहा था। सर्वाइवल के लिए कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डनविट, बड़ी गलती कर दी। कुकिंग क्लासेज ले लेनी चाहिए थी। बेला को अब उस वक्त के बारे में सोचकर पछतावा हो रहा था जब मिस्टर फ्रैंक रिचर्ड के सजेस्ट करने पर उसके घर के सारे यूथ कुकिंग क्लास कर रहे थे और वो मिस्टर रुद्र के साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दाव पेंच सीख रही थी। अगर बेला को कुकिंग नहीं आती थी तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ कार्तिक के डैड मिस्टर रुद्र कपूर था। वो उसे घर के काम करने ही नहीं देते थे। वो उसे हमेशा कहते थे, पैसों से वो ये सब फुलफिल कर लेगी, मगर यदि सही वक्त रहते उसने खुद को हद से ज्यादा पैसे कमाने के काबिल नहीं बनाया तो अंत में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। मिस्टर रुद्र की बातें याद कर बेला ने ठंडी आह भरी। वो आज जो कुछ भी थी, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके मेंटोर प्रोफेसर आर के यानी कार्तिक के डैड मिस्टर रुद्र कपूर का था। वो उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। बेला ने कुकिंग स्टार्ट करने से पहले इंटरनेट पर 5-6 बार खिचड़ी की रेसिपी देखी, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल थी। हालांकि बेला के नजरिए से वो भी बहुत मुश्किल था। बेला ने सबसे पहले एप्रोन पहना, फिर उसने वीडियो के अकॉर्डिंग बहुत ही सावधानी से चावल और दाल धोए। जितना वो बड़े बड़े मिसाइल सिस्टम डेवलप करते वक्त केयरफुल नहीं होती थी, उससे कई गुना ज्यादा वो दाल चावल मेजर करते वक्त केयरफुल थी। ना एक दाना ज्यादा और ना एक दाना कम। अंत में बेला ने कुकर बंद करके गैस पर चढ़ा दिया। पूरी सावधानी के बावजूद उसने आधा से ज्यादा किचन सर पर चढ़ा रखा था। सब कुछ चारों तरफ बिखरा पड़ा था। आधा से ज्यादा फर्श हल्दी और नमक के मोटे परत से ढका हुआ था। बेला ने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए पापड़ फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ाई। ऑलमोस्ट 20 पापड़ जलाने के बाद बेला ने 2 परफेक्टली फ्राइड पापड़ निकाले। खिचड़ी भी अब तक बन चुकी थी। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर कार्तिक ने अपनी आंखें खोली। बेला बड़ी सी मुस्कान के साथ खाने की ट्रे लिए अंदर आ रही थी। कार्तिक ने आश्चर्य से अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे पूरा यकीन था, वापस आने के बाद बेला चावल दाल को कोसेगी। इस एक्सक्यूज के साथ के चावल और दाल कंबस्टन टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, इसीलिए वो जल गया। मगर उसके सोच से उलट बेला खुशी से मुस्कुरा रही थी। क्या ऐसा था कि उसने सच में खिचड़ी बना लिया था? कार्तिक ने पूछा, क्या तुमने सच में खिचड़ी बना लिया? बेला टी टेबल पर खाना रख रही थी। कार्तिक का सवाल सुनकर उसने पलटकर कार्तिक की तरफ देखा। उसकी मुस्कान उसकी कान छू रही थी। आमतौर पर उसके गालों पर जो 2 डिंपल बनते थे, वो आज 3 हो गए थे। बेला ने कहा, हाँ मैंने बना लिया। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे खुद भी नहीं हो रहा। मैंने सच में खिचड़ी बना लिया। जरा टेस्ट करके बताओ। मैंने टेस्ट नहीं किया है। ओके। कार्तिक बेड से उठा। उसे अब भी डाउट था बेला के स्टेटमेंट पर। बेला ने एकदम से कार्तिक को रोकते हुए कहा, 1 मिनट, एसी ऑन है। अगर तुम ऐसे ही शर्टलेस रहे तो तुम्हें फिर से फीवर हो जाएगा। पहले ये शर्ट पहनो। कार्तिक ने बेला से शर्ट लेकर पहन लिया, जो उसने सोने से पहले काउच पर रखा था। शर्ट के बटन लगाते हुआ कार्तिक काउच पर बैठ गया। टी टेबल पर एक प्लेट में खिचड़ी और पापड़ बहुत ही डेकोरेटिव ढंग से रखा हुआ था। कार्तिक ने खिचड़ी का एक बाइट खाया।
बेला की नजर उसके ऊपर ही टिकी हुई थी। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने कुछ ढंग का कुक किया था। जाहिर था कॉम्प्लीमेंट चाहिए था उसे। कार्तिक ने बेला की तरफ देखा, जिसके आंखों में किसी टीनेज जैसी एक्साइटमेंट थी। ऐसी एक्साइटमेंट जो कार्तिक को बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलता था। कार्तिक ने कहा, ये अच्छा है, ये काफी अच्छा है, सच में, हम खुद टेस्ट करके देख लो। कार्तिक के ऑफर करने पर बेला मान गई। कार्तिक ने उसकी तरफ एक स्पून खिचड़ी बढ़ाया, जिसे बेला ने खा लिया। खिचड़ी सच में अच्छा बना था, नमक भी सही था और चावल भी अच्छे से पक्के थे। हाँ, वो खिचड़ी नॉर्मल था, बगैर तड़के के, मगर फिर भी उसका टेस्ट काफी अच्छा था। बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मेरे लिए कुछ भी कर पाना नामुमकिन नहीं है। बेला की बात सुनकर कार्तिक के होठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उसे नहीं पता था, सिर्फ एक खिचड़ी बनाने के बाद उसकी वाइफ ही इतनी कॉन्फिडेंट और ग्लोरियस फील करने लगेगी। कार्तिक ने धीरे से बेला का सर सहलाया, फिर वो खिचड़ी खाने लगा। वीकनेस सच में फील हो रही थी उसे। एक ही दिन में दो बार तेज बुखार लगने के बाद आखिर कौन इंसान थोड़ा वीक फील नहीं करेगा। खाने के बाद कार्तिक वापस बेड पर लेट गया। रात के 3 बज चुके थे। आम दिनों में तो कार्तिक इस वक्त उठकर जिम जा चुका होता था, मगर आज वो बीमार था, ऐसे में जिम नहीं जा सकता था वो। बेला प्लेट रखने के बाद वापस कमरे में आई। कार्तिक को अपनी तरफ देखता पाकर बेला उसके करीब गई और उसने फिर से उसका टेम्पररी चेक किया, जो अब पूरी तरह नॉर्मल था। बेला ने कहा, अब दोबारा बीमार मत पड़ना, मुझे बीमार लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कार्तिक ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने साइड खसक कर बेड पर जगह बनाया और वहां हाथ थपथपाते हुए बेला को अपने साथ सोने का इशारा किया। बेला उसके बगल में लेट गई। उसने अपना सर कार्तिक के बाई शेप्स पर रखा हुआ था। कार्तिक ने उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए आंखें बंद कर ली। बेला ने थोड़ी देर बाद धीमे स्वर में कहा, कार्तिक, क्या तुम सो गए? नहीं, कार्तिक ने बंद आंखों के साथ जवाब में कहा। बेला ने उसके चेस्ट को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। ये शांति मुझे अजीब क्यों लग रही है? तुम सच में ठीक हो ना? बेला की बात सुनते ही कार्तिक ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी गहरी नीली आंखों में कुछ तो अजीब और अलग था, जिसे उसने बेला के नजरों में आने से पहले ही छिपा लिया। कार्तिक ने बेला का सर सहलाते हुए कहा, कुछ अजीब नहीं है वाइफी, सिर्फ बुखार हुआ है मुझे। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, सो जाओ अब, बहुत देर हो चुकी है। बेला कार्तिक के बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। उसकी इनर फीलिंग कुछ और ही कह रही थी, मगर उसने कार्तिक से कोई बहस नहीं किया। मुंबई, अगली सुबह। विवान अपने रूटीन के मुताबिक 4 बजे ही उठ चुका था। बाहर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। जिम में पुल ओवर कर रहे विवान के कानों में अचानक किसी के तेज पदचाप की आवाज पड़ी, जो कि बैकयार्ड से आ रही थी। बेला डंबल नीचे रखते हुए उठा। उसके वी शेप्ड 8 पैक एब्स से पसीने की बूंदें टपक रही थी। बाल भी पसीने की वजह से भीगकर उसके माथे पर इधर उधर फैल गए थे, जो उसे बेहद आकर्षक रूप दे रही थी। विवान टॉवल से पसीना पोंछते हुए ग्लास वॉल के पास आया, जहां से पूरा बैकयार्ड नजर आता था। विवान ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। ईरा पूरे बैकयार्ड का राउंड मार रही थी, वो भी पूरे स्पीड में। विवान की आईब्रोज आपस में जुड़ उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी नई नवेली बहन सुबह सुबह पागलों की तरह इतनी तेजी से दौड़ क्यों रही है? दौड़ना भी है तो आराम से दौड़े। विवान ने कुछ देर तक ईरा को दौड़ते हुए देखा, फिर वो जिम से निकल बालकनी में आया, जहां से एक सीढ़ी सीधा बैकयार्ड में जाता था। विवान बैकयार्ड में आया। ईरा सच में कुछ ज्यादा ही तेजी से दौड़ रही थी। जब वो विवान के सामने से गुजरी, तब विवान को ऐसा महसूस हुआ जैसे तेज आंधी का झोंका उसके सामने से गया हो। उसके आंखों में धूल के कुछ कण भी चले गए थे। विवान ने अपना आंख साफ करते हुए कहा, तुम्हें सुबह सुबह दौड़े पड़ते हैं क्या? इतनी तेजी से क्यों दौड़ रही हो तुम? मैराथन के लिए तैयारी कर रही हो क्या? विवान की आवाज सुनकर ईरा ने अपनी स्पीड स्लो कर दी और अंत में वो विवान के सामने आकर रुक गई। उसने ग्रीन ट्रैक सूट पहन रखा था, जिसमें वो बेहद ही प्यारी दिख रही थी। ईरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे प्रोफेशन में हाई स्पीड रनिंग एबिलिटी जरूरी होता है, वरना कब कौन आकर मार जाए पता भी नहीं चलता। विवान ने ईरा के बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके आंख में जो धूल के कण गए थे, वो उसे बुरी तरह परेशान करने लगे थे। ईरा ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ है तुम्हें?
ऐसे बच्चों की तरह आंख क्यों मसल रहे हो? तुम अब बच्चे नहीं हो। आंख मसलना बंद करो, इट इज बैड मैनर। विवान ने जवाब में ठंडेपन से कहा, ज्ञान मत झाड़ो मेरे सामने, आंखों में कुछ चला गया है मेरे, इसीलिए आंख मसल रहा हूं और ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। पागलों की तरह दौड़ती हो, आसपास के इंसान भी नहीं दिखते हैं क्या? बेवकूफ लड़की। विवान के मुंह से अपने लिए बेवकूफ शब्द सुनकर ईरा की आंखें सिकुड़ गई। आज से पहले किसी ने उससे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। वो जहां भी जाती थी, लोग उसके आईक्यू की बड़ाई करते थे। ईरा ने देखा, विवान को सच में बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए उसने अपने चिढ़ को नजरअंदाज कर दिया। ईरा ने विवान का हाथ हटाया और कहा, मसलना बंद करो, इसे और तकलीफ होगी। लाओ मुझे देखने दो। विवान ने गहरी सांस लेते हुए अपना हाथ नीचे कर लिया। ईरा ने सावधानी से उसका आंख चेक किया। एक छोटा सा काला पत्थर जैसा विवान के आंखों के कोने में फंसा हुआ था। ईरा ने उस पत्थर को निकाला और विवान को दिखाते हुए कहा, बाहर निकल गया। जाओ जाकर पानी डालो आंख में, लाल हो गया है तुम्हारा आंख। विवान ने सिर हिलाया, फिर वो वही पास में लगे वॉश बेसिन के पास चला गया। थोड़ी देर बाद विवान वापस आया। ईरा अपना दोनों हाथ सूट के पॉकेट में डाले आसमान की तरफ देख रही थी। विवान ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ईरा ने आराम से जवाब में कहा, ईरा राजवंश। ईरा का जवाब सुनते ही विवान को याद आया। उसने सिंघा मेंशन में उस रात ईरा को देखा, जब अनुष्का ने रेज में आकर ओमकार का सर काट दिया था। उस रात उन दोनों की आपस में टक्कर भी हुई थी, मगर विवान ने ईरा पर उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वर्तिका के अलावा वो बाकी किसी लड़की पर ध्यान नहीं देता था। विवान ने संदेह से पूछा, तुम अक्षत राजवंश की बेटी हो ना? ईरा ने जवाब देने के बजाय विवान को ऐसे घूरा जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। विवान ने फिर पूछा, क्या तुम अक्षत राजवंश की बेटी नहीं हो? लोग तो। ईरा ने विवान की बात काटते हुए कहा, बदतमीज लड़के, अगर तुमने फिर से हमारे डैड को नाम से बुलाया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ईरा की बात सुनकर विवान हक्का बक्का रह गया। विवान ने हैरान नजरों से ईरा को घूरा। उसी वक्त विवान का फोन रिंग होने लगा। विवान ने पॉकेट से फोन निकालकर कॉलर इट चेक किया, जिस पर संचित नाम फ्लैश हो रहा था। विवान ने कुछ कदम दूर जाकर कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से एक धीमी गहरी आवाज आई, वो आज मुंबई आ रही है ना? रॉकवेव सिटी। बेला की जब नींद खुली तब सुबह के 6 बज चुके थे। कार्तिक अब तक सो ही रहा था। उसके बाल हल्के मेसी थे और उसके पूरे माथे पर बिखरे हुए थे, जिससे वो सोते वक्त बेहद ही मासूम और क्यूट दिख रहा था। बेला ने सावधानी के साथ कार्तिक का हाथ अपनी कमर से हटाया, मगर इसी बीच कार्तिक ने अपनी आंखें खोल दी, जो नींद और आलस से भरी हुई थी। बेला ने उसके आंख पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, सो जाओ, अभी बहुत सुबह है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, वो अब भी सोना चाहता था। बेला ने थोड़ी देर बाद कार्तिक के आंख से हाथ हटाया। कार्तिक दोबारा सो चुका था। बेला ने झुककर उसके फॉरहेड पर किस किया, फिर वो उठकर बाथरूम में चली गई। फ्रेश होकर बेला वापस आए। कार्तिक गहरी नींद में जा चुका था। बेला कमरे से बाहर आई। सर्वेंट आ चुके थे। बेला जाकर लिविंग एरिया में काउच पर बैठ गई। एक सर्वेंट ने आकर उससे कॉफी के लिए पूछा और थोड़ी देर बाद बेला को कॉफी लाकर दिया। बेला कॉफी का सिप लेते हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी। बार बार उसके दिमाग में डॉक्टर वैद्य की कही हुई बात ही आ रही थी। कुछ सोचकर बेला ने बिन का नंबर डायल किया, जो रॉकवेव सिटी में ही रुक हुआ था। उसका खुद का विला था रॉकवेव सिटी में। कॉल कनेक्ट होते ही बेला ने कहा, बाहर निकल, जॉगन पर चलते हैं। बिन ने जवाब में कहा, आप फार्म हाउस पर हो क्या? हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, जल्दी से बाहर आओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बिन का विला फार्म हाउस से कुछ मीटर की दूर पर ही था। बिन अपने विला से बाहर आया। उसके साथ तिमिर भी था। बेला फार्म हाउस के बाहर खड़ी थी। बिन और तिमिर बेला के पास आए। उन तीनों ने ट्रैक सूट पहन रखा था। तिमिर ने बेला को ग्रीट किया, जिसका बेला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिन ने पूछा, स्नोफॉल में आपको कौन सा जॉगन का भूत सवार हुआ है? आगे क्या होगा? क्या विवान को पूरा सच पता चल पाएगा? क्या बेला जान पाएगी कार्तिक के साथ क्या हो रहा है? 160 योर हस्बैंड स्टैमिना। अब तक बिन का विला फार्म हाउस से कुछ मीटर की दूर पर ही था। बिन अपने विला से बाहर आया। उसके साथ तिमिर भी था। बेला फार्म हाउस के बाहर खड़ी थी। अब आगे बिन और तिमिर बेला के पास आए। उन तीनों ने ट्रैक सूट पहन रखा था।
तिमिर ने बेला को ग्रीट किया, जिसका बेला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिन ने पूछा, स्नोफॉल में आपको कौन सा जॉगन का भूत सवार हुआ है? बेला ने जवाब में कहा, मन है कभी कभी चंचल हो जाता है। इसमें गलत क्या है, और वैसे भी सिर्फ स्नोफॉल हो रहा है, आग के गोले नहीं बरस रहे हैं जो तू इतना परेशान हो रहा है। चल अब। बेला की बात सुनकर बिन ने आह भरते हुए अपना सिर हिला दिया। बातों में बेला सिर्फ कभी कभी कार्तिक से हारती थी, बाकी कोई उसे नहीं हरा सकता था। थोड़ी देर जॉगिंग करने के बाद बेला ने तिमिर की तरफ देखा, जिसने खुद को आज्ञाकारी बच्चा की तरह पोर्ट्रेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। तिमिर ने लोगों से बेला रिचर्ड के बारे में काफी कुछ सुना था। भले ही बेला रिचर्ड उसके डैड की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, मगर तिमिर की नजरों में बेला रिचर्ड वो इंसान थी जिसके नजरों में उसे किसी भी कीमत में अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना था। बेला रोल मॉडल जैसी थी तिमिर के लिए। बेला ने कहा, तिमिर, यहाँ से पैलेस 10 मिनट की दूरी पर है, आराम से जाओगे तब भी 10 मिनट ही लगेंगे। क्या तुम पैलेस जाकर समय को भी बुला लाओगे? तब तक हमें कुछ बातें करनी है, हम वो भी कर लेंगे। बेला की बात सुनकर तिमिर ने बिन की तरफ देखा तो बिन ने सिर हिलाकर उसे जाने की परमिशन दे दी। वैसे भी ये रॉकवेव सिटी थी। बाहरी दुनिया में भले ही दुबई के क्राउन प्रिंस के तौर पर तिमिर किसी सेलिब्रिटी से ज्यादा मायने रखता था, मगर यहाँ उसके जैसे अनगिनत राजकुमार थे। चपेट चपे पर कैमरा इनिशियल था, कोई तिमिर को अकेले में बॉदर नहीं करने वाला था। तिमिर ने मुस्कुराकर कहा, मैं जा रहा हूं, मगर आप एक बार उसे कॉल करके कह देना मेरे साथ आ जाने के लिए, वरना वो नहीं आएगा। बहुत खड़ूस है वो। ठीक है, मैं बोल दूंगी, बेला ने अपना फोन निकालते हुए कहा। तिमिर वहां से पैलेस की तरफ चल पड़ा। बेला ने समय का नंबर डायल किया, जो समय ने 1-2 रिंग के बाद ही रिसीव कर लिया। बेला ने पूछा, फोन हाथ में ही लेकर बैठे थे? समय ने जवाब में कहा, नहीं, टाइम देखने के लिए फोन उठाया था। उसी वक्त आपका कॉल आ गया। आप वापस कब आ रही है? हमें वापस आने में थोड़ा वक्त लगा जाएगा। कल रात कार्तिक को फिर से फीवर हो गया था, फिलहाल वो सो रहा है। समय, मैंने तिमिर को पैलेस भेजा है, उसके साथ यहाँ आ जाना, साथ में जॉगिंग करेंगे, और अगर बर्तिका, रेयांश और अनुष्का आना चाहे तो उन्हें भी साथ में ले लेना। रेयांश भाई और भाभी तो सुबह सुबह ही चले गए मुंबई। हाँ, कल बताया था रेयांश ने, मेरे दिमाग से निकल गया था। अच्छा, तुम दोनों यहाँ आ जाओ। ओके, मैं दी को कहता हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करके बेला ने फोन अपने पॉकेट में डाला। जॉगिंग करते हुए वो दोनों उस रोड पर आ चुके थे, जिसके आसपास ढेर सारे चेरी ब्लॉसम के पेड़ थे। वहां साइड में कुछ बेंच भी लगे हुए थे, लोगों के बैठने के लिए। बिन ने बेंच पर बैठते हुए पूछा, बड़े भाई को हुआ क्या है? कल दिन में भी उन्हें फीवर हो गया था, और फिर रात को भी। मैंने उन्हें ऐसे कभी बीमार पड़ते हुए नहीं देखा है। बिन का सवाल सुनकर बेला उसके बगल में बेंच पर बैठ गई। उसने खुद पहले कभी कार्तिक को इतना वीक पड़ते हुए नहीं देखा था। बेला ने जवाब देने के बजाय पूछा, बिन, इन दिनों कुछ नया या अजीब हुआ है क्या रॉकवेव में, जिसके बारे में मुझे नहीं पता है? बिन ने जवाब में कहा, नहीं, कुछ खास तो नहीं हुआ है। हाँ, बड़े भाई चाहते हैं मैं फिर से वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर आ जाऊं। लगता है उन्होंने मुझे माफ कर दिया, और निखिल शायद हाई चेयर चीफ बनने वाला है। उसने पिछली बार कहा भी था वो फिर से रॉकवेव ज्वाइन करेगा, उसे कर भी लेना चाहिए। अपने अंकल से अंत बन भी चल रही है उसकी, रॉकवेव से अच्छा खासा बैकअप मिलेगा उसे। निखिल का जिक्र सुनकर बेला को याद आया, कुछ दिनों पहले ही इंडिया में जनरल इलेक्शन खत्म हुआ है। बेला ने पूछा, इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया है? निखिल की पार्टी जीत गई ना? बिन ने जवाब में हंसते हुए कहा, अभी रिजल्ट नहीं आया है, हालांकि मुझे पूरा यकीन है निखिल की पार्टी ही जीतेगी। वैसे भी जब रॉकवेव के चेयरमैन का ब्रदर इन लॉ इलेक्शन में खड़ा होगा तो जाहिर है जीत उसकी ही होगी। हाँ, ये भी है। सिस्टर बेला, आपने बताया नहीं, बड़े भाई को एग्जैक्टली हुआ क्या है? पता नहीं भाई, मुझे खुद नहीं पता उसे क्या हुआ है, वो मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है। आजकल इतनी अजीब हरकतें करता है ना कार्तिक, क्या ही मैं बताऊं तुझे, फ्रस्ट्रेट कर रखा है इस आदमी ने मुझे। बेला ने इतना कहकर सिर पर हाथ रख लिया। उसे लगा था बिन को शायद उस रेडिएशन जुड़ी कोई बात पता होगी, मगर बिन की बातों से साफ हो गया था उसे भी कुछ पता नहीं था। थोड़ी देर बाद समय और बर्तिका भी तिमिर के साथ वहां आ गए। आधे घंटे तक जॉगिंग करने के बाद वो दोनों वापस पैलेस लौट गए। बेला भी फार्म हाउस वापस आ गई थी।
विन और तिमिर भी अपने विला जा चुके थे। तिमिर और समय का स्कूल शुरू होने में फिलहाल 15 दिन बाकी थी। बेला अपने बेडरूम में आई। कार्तिक बेड पर नहीं था, वो उठ चुका था। बेला ने बाथरूम का दरवाजा नॉक करते हुए पूछा, कार्तिक तुम अंदर हो क्या? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बेला जब दोबारा आवाज लगाने को हुई, उसी वक्त अंदर से दरवाजा खुला। बेला ने अपने सामने खड़े कार्तिक को देखा, जो शर्टलेस था। उसके आधा से ज्यादा चेहरे पर सेविंग क्रीम लगी हुई थी, जिससे पता चल रहा था वो सेव कर रहा था। बेला ने कहा, तुम सेव कर रहे हो? तुम्हारी बियर्ड उतनी भी बड़ी नहीं हुई थी, 1-2 दिन और रख सकते थे। कार्तिक ने जवाब में कहा, फ्री था इसीलिए कर लिया, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अंदर आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। बेला उसकी बात मानकर बाथरूम के अंदर आ गई। उसने पहले भी कई बार सेव करने में कार्तिक की मदद की थी, इसीलिए उसे सेविंग करना आता था। कार्तिक ने बेला को कमर से पकड़कर वॉश बेसिन स्लैब पर बिठाया, फिर बेला रेजर लेकर आराम से उसकी सेविंग करने लगी। कार्तिक उसके पैरों के बीच खड़ा था। स्लैब पर बैठने के बाद भी बेला कार्तिक की लंबी हाइट को मैच नहीं कर पा रही थी, इसीलिए कार्तिक आधा से ज्यादा उसकी तरफ झुका हुआ था। उसकी नजरें अब तक बेला के सुंदर चेहरे पर टिकी हुई थी, जो ठंड की वजह से थोड़ा लाल हो चुका था। बेला ने अच्छे से सेविंग की, फिर वो टॉवल से कार्तिक का चेहरा साफ करने लगी। उसे पहले ये सब नहीं आता था, मगर कार्तिक की संगति ने उसे ये सब सीखने पर मजबूर कर दिया था। बेला ने दोनों हाथ से कार्तिक का गाल और चीन टटोल कर देखा। सेविंग बिल्कुल परफेक्टली हुआ था, एक भी बाल नहीं बचे थे। बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मैं तो सेविंग में भी एक्सपर्ट बन गई हूँ। एक नया प्रोफेशन ऐड हो गया मेरी मेरिट लिस्ट में। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गहराई से बेला को देख रहा था, जो प्यार से उसका गाल सहलाते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी डिंपल वाली मुस्कान किसी खिले गुलाब से भी ज्यादा खूबसूरत थी। बेला ने पूछा, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कार्तिक ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। वो बेला की तरफ हल्का और झुका। उसके गर्म होठ अब बेला गाल छूने लगे थे, जिससे बेला को अपनी बॉडी में सिहरन महसूस होने लगी। कार्तिक ने उसके नाजुक गालों के खिलाफ कहा, Why are you so adorable wifey? कार्तिक की बातों को प्रोसेस करने में बेला को 3-4 सेकंड लग गया, और छठे सेकंड में जब उसे उसकी बातों का मतलब समझ आया, तब उसके कान और गाल सुर्ख लाल पड़ गए। बेला ने कार्तिक के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, जाओ जाकर शावर ले लो, मैं बाहर जा रही हूँ। कार्तिक ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है वाइफी, आज हम साथ में शावर लेंगे। मुझे तुम्हें यहाँ प्यार करना है। कार्तिक की मंशा समझते ही बेला ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें रिकवर किए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। हम फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिसमें तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो। अब जाओ, जाकर चुपचाप शावर लो और अपने दिमाग में आए सारे गेंद ख्यालों को निकाल फेंको। कार्तिक ने बेला की बातें सुनी, मगर उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था उसके ऊपर बेला के किसी बात का असर हुआ हो। कार्तिक ने उसके गाल और चीन पर किस करते हुए कहा, तुम्हारे करीब आने के बाद मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं बूस्ट होती है। आई फील मोर एनर्जेटिक आफ्टर बीइंग विद यू। कार्तिक की बातें सुनकर बेला की आंखें सिकुड़ गई। इस आदमी के पास उसके हर एक बात का जवाब मौजूद होता था। बेला ने कहा, कार्तिक तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? तुम बीमार हो, तुम्हें फिलहाल रेस्ट करना चाहिए, ना कि इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। बेला की बात सुनकर कार्तिक के होठ, जो बेला के गर्दन पर चल रहे थे, वो एकदम से रुक गए। उसकी गहरी नीली आंखें काली पड़ चुकी थी। कार्तिक ने अपना सर उठाकर बेला को घूरा, जो चिंतित नजरों से उसे देख रही थी। कार्तिक ने कोल्डली कहा, वाइफी, क्या तुम्हें लगता है एक छोटे से बुखार की वजह से मैं वीक हो जाऊंगा और तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा? कार्तिक की बातें सुनकर बेला के माथे पर काली धारियां उभर आई। यह आदमी उसके बातों को कहां से कहां लेकर जा रहा था। भला उसने कब कहा वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा? बेला प्रोटेस्ट करना चाहती थी, मगर उसने जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही कार्तिक ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। बेला मासूमियत से अपनी पलकें झपकाते हुए कार्तिक को देख रही थी। वो कार्तिक से पूछना चाहती थी, आखिर इन मामलों में तुम्हारा दिमाग इतना उल्टा क्यों चलता है? तुम्हारी क्यों इतना लो क्यों है? कार्तिक ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, मैं आज तुम्हारी सारी गलत फहमी दूर कर दूंगा वाइफी। तुम्हें लगता है ना मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ? आज मैं तुम्हें उस लेवल तक सेटिस्फाई करूंगा कि तुम आज के बाद कभी भी मेरी एबिलिटी पर डाउट नहीं करोगी। आज तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे हस्बैंड का स्टेमिना असल में कितना स्ट्रॉन्ग है।
बेला शब्दहीन थी। या तो उसके सामने खड़ा आदमी हद से ज्यादा मूर्ख था या फिर वो हद से ज्यादा शातिर था। कार्तिक ने बेला को आगे कुछ भी बोलने या करने का मौका नहीं दिया। वो झुका और बेला के होठों को कैप्चर करते हुए उसे पैशनेटली किस करने लगा। उसका एक हाथ बेला की जैकेट के जिप को खोल रहा था और उसका दूसरा हाथ बेला के थाई को सहला रहा था। बेला कुछ पल तक कार्तिक को घूरती रही, जो आंखें बंद किए उसे पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। बेला ने अंत में हार मानते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानती थी कार्तिक को वो रोक नहीं पाएगी। अंत में वो वही करेगा जो उसे करना होगा, चाहे इसके लिए उसे कितना ही ड्रामा क्यों ना करना पड़े। किस के दौरान ही कार्तिक ने बेला का जैकेट निकालकर बाथरूम के कोने में फेंक दिया। अंदर बेला ने सिर्फ एक स्पोर्ट्स इनर पहन रखा था। कार्तिक के हाथ उसके कमर से होते हुए उसके पूरे पीठ और बॉडी को सहलाने लगा, जिसे महसूस करते हुए बेला के हाथों की पकड़ कार्तिक के कंधों पर मजबूत होती चली गई। एक लंबी पैशनेट किस के बाद कार्तिक ने बेला के होठों को रिहा किया। बेला उसके कंधे पर सर टिका गहरी गहरी सांस लेने लगी। कार्तिक बगैर रुके बेला के नेक और कॉलर बोन पर किस करने लगा। बेला की सांसें हर बीतते पल के साथ गहरी होती जा रही और उसकी बॉडी हिट बढ़ती जा रही थी। पलक झपकते ही कार्तिक ने एक एक कर बेला के बाकी कपड़े भी निकालकर बाथरूम के कोने में इधर उधर फेंक दिया। बाथरूम का माहौल गर्म भट्टी के समान हो चुका था। शावर पैनल से गिरने वाली पानी के आवाज के अलावा वहां ऐसी आवाजें गूंज रही थी जो किसी भी इंसान को उत्तेजित कर सकती थी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद बेला बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। कपड़ों के नाम पर उसकी बॉडी पर सिर्फ एक सफेद ब्लैंकेट था। बेला ने अपनी कमर सहलाते हुए थकान भरी नजरों से कार्तिक को घूरा, जो आराम से उसके बगल में बैठा अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। थकान का उसके हैंडसम चेहरे पर नामो निशान नहीं था, उल्टा वो तो ग्लो कर रहा था। बेला ने धीमे स्वर में कहा, तुम पागल हो कार्तिक, तुम सच में पागल हो। तुमसे ज्यादा शातिर इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आज के बाद तुम जब बाथरूम में होगे तब मैं बेडरूम में भी नहीं आऊंगी। कार्तिक ने बेला की बात सुनी। उसके होठों के कोने हल्के मुड़ गए थे। कार्तिक ने अपना फोन नाइट स्टैंड पर रखा और फिर उसने अपना रुख बेला की तरफ कर लिया, जो अपनी आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी। उसका सुंदर चेहरा खून के समान हो चुका था। कार्तिक ने उसका चेहरा सहलाते हुए कहा, बाथरूम सेशन से तुम सेटिस्फाई नहीं हुई वाइफी, क्या तुम्हें एक और सेशन चाहिए? वेट, लेट मी सैटिस्फाई यू कंप्लीटली। कार्तिक की बात सुनते ही बेला की आंखें चौड़ी हो गई। उसने हैरान नजरों से कार्तिक को देखा, जो इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था। नहीं, कार्तिक ने अपनी कमर से टॉवल हटाकर बेड के दूसरे कोने में रखा। कपड़ों के नाम पर उसकी बॉडी पर सिर्फ एक सफेद टॉवल ही था, जो अब उसने निकाल दिया। कार्तिक ने झटके से बेला के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया। बेला की पूरी पीठ और गर्दन कार्तिक के दिए गए निशानियों से भरी हुई थी। कार्तिक ने बेला को कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचा और उसने खुद को और बेला को दोबारा ब्लैंकेट से कवर कर लिया। पलक झपकते ही वो कमरा उन्मादक आवाजों से भर गई, जिसने थोड़ी देर पहले ठंडे बाथरूम का माहौल ज्वालामुखी के समान कर दिया था। तकरीबन 1 घंटे बाद कार्तिक गहरी लेते हुए पीठ के बल बेला के बगल में लेट गया। बेला के अंदर तो अब उंगली हिलाने तक की ताकत नहीं बची थी। उसका नाजुक चेहरा ठंड में भी पसीने और थकान से भरा हुआ था। कार्तिक अपनी पलकें झुकाकर बेला को देखा, फिर उसने झुककर बेला के फॉरहेड पर किस कर लिया। बेला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। उसके अंदर ताकत ही नहीं बची थी। अचानक कार्तिक का फोन रिंग हुआ, जिसने उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया। कार्तिक ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया, जिसे सुनते ही कार्तिक का हैंडसम चेहरा डार्क हो गया। आगे क्या होगा, किसका कॉल आया है कार्तिक को, जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।